हेलो एवरीवन। सो आज बारी है हमारे वन शॉट में यूनिट 2 की, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। इस एक वीडियो में हम आज सारा कुछ डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। ये सारे कंटेंट को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग की कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या, ये टर्म आई किस तरीके से है, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज कौन सी होती हैं, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं, देन वी विल कवर अप नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड उसके टाइप्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल, और एंड में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे वेब सर्विसेज को, राइट। सो दिल थाम करके बैठिएगा और इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, वो एकदम से माइंड में फिट बैठ जाए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखो, अगर मैं इनको अलग अलग वर्ड्स की बात करूं, कंप्यूटर आप लोगों को पता है क्या होता है, नेटवर्क भी ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना है, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम ये वर्ड आप यहाँ पर सुन रहे हो, यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड, राइट। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की, अगर मैं बात करूं तो देखो, ये हमारा पास एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है। दीज आर योर स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स, मीन्स आपस में कनेक्ट नहीं है, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वो एक सेपरेट कंप्यूटर है, ये एक सेपरेट कंप्यूटर है, तो ये एक नेटवर्क फॉर्म नहीं करता है, राइट। अब मेरे पास कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है कि मुझे डेटा शेयर करना है, समथिंग लाइक दिस, इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो मैंने क्या किया, एक वायरली इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, सिंपल। ये आपका क्या बन गया, कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास नेटवर्क में सिर्फ ये दो कंप्यूटर्स ही कनेक्ट कर सकते हैं, हम कितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ सी द डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। जितने भी आपके सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। टू कंप्यूटर्स आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड, अगर वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, कोई रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वाक्य क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये सारे भी हम डिटेल में भी कवर अप करेंगे, रिसोर्स शेयरिंग, रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस डिस्कस करने से पहले आपको एक सिनेरियो देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हमारा रिसेप्शन एरिया होता है फ्रंट डेस्क का, जहाँ पर आप लोग फीस वगैरह सबमिट कराते हो स्कूल में, रिसेप्शन एरिया। अब वहां पर क्या हुआ, मेरे पास एक सिस्टम था, ठीक है, फाइन। एक रिसेप्शन वाली आपकी मैम थी, सारा काम अकेले करती थी, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता था, तो आपके स्कूल मैनेजमेंट ने क्या किया, एक और रिसेप्शनिस्ट को फ्रंट डेस्क पर अपॉइंट किया, उनको भी एक कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर लैब से उठा करके, ठीक है। जनरली क्या होता है, कंप्यूटर लैब में इतने सारे कंप्यूटर्स होते हैं ना, जिसको चाहिए होता है उठा करके दे देते हैं वहां से। तो इन्होंने भी क्या किया, स्कूल मैनेजमेंट ने एक और कंप्यूटर लैब से उठा करके फ्रंट डेस्क पर ले आए वो, ठीक है। अब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, बट क्या हुआ, मेरे इनके पास ना प्रिंटर एक ही था, इनमें लड़ाई होने लग गई। अब इन्होंने क्या किया, बार बार कि भाई सपोज करो इन मैम को कुछ प्रिंट आउट निकालना है, इन्होंने प्रिंटर की वायर अपने सीपीयू में लगाई और प्रिंट आउट की कमांड दे दी। फिर इनको भी प्रिंट आउट निकालने थे, इन्होंने वायर ली और फिर इन्होंने कमांड दे दी। अब इस सीन में आपस में क्या हुआ कि मैं क्यों बार बार ये वायर निकाल के डालूं। अब सिस्टम है दो, प्रिंटर है एक, हो रही है गड़बड़, लड़ाई भी हो रही है, ठीक है। सो इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। सो जो इनके टेक्नीशियन थे, जो भी जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया था, उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया। क्या सॉल्यूशन दिया कि आप लोग क्या करो, इन दोनों कंप्यूटर्स को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, एक नेटवर्क बना देता हूँ, तो मेरा काम एक प्रिंटर से चल जाएगा, मुझे दूसरा प्रिंटर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आ रही है बात समझ में। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे लैब टेक्नीशियन थे, इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स इन दोनों का एक नेटवर्क बन गया। अब डजेंट मैटर की प्रिंटर की वायर किस सिस्टम में लगी हुई है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर ये प्रिंटर इससे कनेक्ट है, मैं यहाँ बैठकर, अगर ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है नेटवर्किंग के थ्रू, मैं यहाँ से बैठ करके बिना वायर निकाले प्रिंट की कमांड दे सकती हूँ और ये इस प्रिंटर पर प्रिंट आउट्स निकलेंगे।
क्लियर हुआ सिनेरियो? ठीक है, सो काफी अब आपको इस एग्जाम्पल से पता लग गया होगा कि नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स मीन्स यहाँ पर हमने अपना प्रिंटर शेयर किया, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 2 प्रिंटर्स मेरी कॉस्ट भी बच गई कि मुझे सेकंड प्रिंटर नहीं लेना पड़ा और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल गया। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स टू मेक ऑल द प्रोग्राम्स, डेटा and peripherals available to anyone on the network irrespective of the physical location। मीन्स कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि प्रिंटर ही शेयर कर रहे हो, आप डेटा शेयर कर सकते हो, आप प्रोग्राम शेयर कर सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो। और इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन, सपोज मेरे पास एक नेटवर्क में 20 कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर इस कोने में नेटवर्क में इस सिस्टम के साथ अटैच है, प्रिंटर उस कोने वाले कमांड से देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, नेटवर्क बना हुआ है, तो डजेंट मैटर कि उनकी फिजिकल लोकेशन क्या है, वो आपस में रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एडवांटेज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी को आप कह सकते हो विश्वसनीय, राइट, जिस पर आप विश्वास कर सको। सो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो ये हमारा एक रिलायबल मीडियम है, ठीक है, रिलायबल मेथड है। इट मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ अ फाइल ऑन 2 और मोर डिफरेंट मशीन। इसमें क्या है कि सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। अब अगर मेरे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो मैं नहीं चाहती कि करप्ट हो या लॉस हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, उसको डिफरेंट उसकी कॉपीज बना करके डिफरेंट सिस्टम पर सेव कर दूंगी। सो इन केस अगर मेरा एक सिस्टम करप्ट भी हो जाता है, उसमें कोई भी फेलियर हो जाता है, तो मेरे पास उसकी बैकअप कॉपी है पड़ी, मुझे परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ अ फाइल ऑन 2 और मोर डिफरेंट मशीन्स पर उसकी कॉपी रख दो, तो इन केस अगर किसी सिस्टम में आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, हार्डवेयर क्रैश होता है, कुछ भी करप्ट हो जाता है, देन इट्स अदर कॉपी कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मैंने आपको बताया कि अगर मैं अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रही हूँ, प्रिंटर को शेयर कर रही हूँ, 2 प्रिंटर परचेज नहीं करने पड़े, एक ही प्रिंटर से काम चल गया। सो दैट मीन्स कि आपका क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी तो मैंने आपको रिसेप्शन एरिया का एग्जांपल दिया जहाँ पर सिर्फ 2 कंप्यूटर्स थे, एक प्रिंटर की कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ती अगर परचेज कर भी लेते, बट अगर एक नेटवर्क में 20 कंप्यूटर्स हैं, 20 प्रिंटर तो हम नहीं लेंगे, हम क्या बनाएंगे, एक नेटवर्क क्रिएट कर देंगे। तो जब मैं रिसोर्स को शेयर कर रही हूँ तो एक तरीके से मेरा जो कॉस्ट है वो काफी हद तक बच रही है, सेव हो रही है। नेक्स्ट एडवांटेज आता है मेरे पास कम्युनिकेशन मीडियम। It means one can send messages and whatever the changes at one end are done can be immediately noticed at another। ठीक है, एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हो, एक ने कहीं पर कोई भी चेंजेस किए तो फटाफट से फौरन तुरंत वो दूसरे को भी मीन्स पहुंच जाएंगे। अब बात आती है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग की। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग मीन्स कि इसका इवोल्यूशन ये आया कहाँ से टर्म, ठीक है, लाइक आपने ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन देखा होगा, कैसे हम बंदर से इंसान बने, ठीक है। सो अब हमारा क्या आता है, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्क किस तरीके से बना, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, जब ये टर्म आई थी, आई थिंक इट्स 1960s की बात है ये, या 1960 में क्या हुआ था, इन्होंने सोचा कि 2 कंप्यूटर्स को आपस में उन्होंने कनेक्ट करना था, मीन्स कुछ कम्युनिकेट कराना था, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना था। जब ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं था, तो उनके माइंड में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में कि हमें कुछ ऐसा एक मीडियम बनाना चाहिए कि 2 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। तब उन्होंने सबसे पहले ARPANET बनाया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्क। द फर्स्ट नेटवर्क जो आप लोगों का बना था, दैट वाज ARPANET। इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको बनाया था, इन 1960s की ये बात है, राइट। उसके बाद क्या उन्होंने देखा कि ये तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, हमें 2 की बजाय कुछ और 4, 5, 6, 10 कंप्यूटर्स और कनेक्ट करने चाहिए और हमने कम्युनिकेशन कराना चाहिए। सो मिड 1980s में क्या हुआ, एक और एजेंसी कॉल्ड NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन, उन्होंने हाई कैपेसिटी नेटवर्क बनाया, दैट इज NSF नेट। ये जनरली एकेडमिक या इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए था। फर्स्ट वाला जो ARPANET था, दैट इज फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड ऑल। तो इन्होंने सेकंड बनाया NSF नेट ने, वो आपका एकेडमिक और इंजीनियरिंग रिसर्च से रिलेटेड था, ये भी काफी पॉपुलर हुआ। सो धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया, आज की डेट में अगर आप देखो तो इसके बिना कुछ भी नहीं, राइट। तो अगर हम इसका पूरा चार्ट देखें, दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर NCERT। 1961 की बात है जब ARPANET कंसेप्ट मीन्स ये कंसेप्ट आया था,
1969 में इसको फुली फंक्शनल कर दिया गया था। ठीक है, देखो कितने साल लग गए, 7-8 साल, 9 साल लग गए। उसके बाद 1971 में @ सिंबल आया, जो आप मेल आईडीज में @ सिंबल यूज करते हो वो इन्वेंट हुआ 1971 में। 1974 आते आते द टर्म इंटरनेट वाज कॉइन्ड और फर्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ ARPANET वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलनेट के थ्रू वो यूज हुआ। 1982 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपका TCP/IP प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस हुआ। 1983 में आपका DNS इंट्रोड्यूस हुआ। 1986 में आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विद इट्स NSF नेट प्रोग्राम। जो उन्होंने 1980s में अपना NSF नेट प्रोग्राम बनाया था उसमें उन्होंने और कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया। 1990 आते आते आप लोगों का टिम बर्नर्स-ली ने आपका www टर्म को इन्वेंट किया और 1997 में आपका फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, दैट इज 802.11, राइट। चलिए, सो आपको पता लगा कि नेटवर्किंग आपका किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है, कहाँ से आई है ये टर्म। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो बेसिकली वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दैट इज PAN, LAN, MAN and WAN. PAN means personal area network, LAN means local area network, MAN means metropolitan area network and WAN stands for wide area network. अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। PAN क्या है? बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मीन्स जो भी अगर आप एक फोन से दूसरे फोन में ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे हो एंड इफ यू आर यूजिंग योर डेटा केबल, अगर आप लैपटॉप और फोन को कनेक्ट कर रहे हो, सो ये जो काफी क्लोज्ड कनेक्शन है इनको हम क्या बोलते हैं? PAN। ठीक है, तो आप इसमें बेसिकली 2 लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, 2 मोबाइल फोन्स को कनेक्ट कर रहे हो, एक लैपटॉप और एक फोन को कनेक्ट कर रहे हो। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। इसकी जो रेंज रहती है दैट इज लेस देन 10 मीटर्स। 10 मीटर से भी कम होती है। अब आप ब्लूटूथ की रेंज देख सकते हो कितने कम होती है। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद केबल्स और वायरलेसली। ये आपका जो हम नेट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं PAN नेटवर्क के थ्रू, ये केबल के थ्रू भी हो सकता है, लाइक आप डेटा केबल यूज कर रहे हो, या फिर वायरलेस यूज होता है, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट ये सब यूज कर रहे हो, राइट। ये आपको एग्जांपल दिख रहा है फिगर कि आपका PAN है, राइट। 2 लैपटॉप्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें, फोन और मोबाइल फोन और लैपटॉप हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आता है LAN, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि विद इन अ बिल्डिंग जो आप लोगों के कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, तो वो आपका किसके अंडर आता है? LAN के अंदर। काफी स्मॉल एरिया होता है विद इन अ बिल्डिंग। कैंपस के अंदर एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। सो इट इज अ नेटवर्क दैट इज कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल एरिया के लिए होता है। इट इज लिमिटेड टू जोग्राफिक एरिया सच एज स्कूल, लैब हो गई, ऑफिस बिल्डिंग होगी, सिर्फ इतने तक ही वो सीमित रहता है। इसकी जो रेंज रहती है वो नॉट मोर देन 5 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होती। और अगर आपने अपना नेटवर्क क्रिएट कर रखा है LAN के थ्रू, तो आप अपना हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर दोनों में से कुछ भी शेयर कर सकते हो। और LAN क्या होता है? इन LAN 1 कंप्यूटर इज डेजिग्नेटेड एज अ फाइल सर्वर। बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सारे के सारे उससे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन चाहिए। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। मीन्स मैंने एक वर्क स्टेशन सर्वर बना दिया, उससे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं सारे, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क स्टेशन, राइट। ये आपका LAN का एग्जाम्पल है। अब बारी आती है MAN की। MAN स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके फुल फॉर्म मैं लिख लेती हूँ, स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो वर्ड सुन रखा है, राइट। चलिए, सो MAN स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि जो आपका विद इन अ सिटी नेटवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? MAN। LAN तो आपका एक बिल्डिंग के अंदर था, उस बिल्डिंग से हम बाहर आ गए, दैट मीन्स एक सिटी बन गई। तो विद इन अ सिटी जो आपका नेटवर्क होता है दैट इज MAN। डिफरेंट LANs को कनेक्ट करके भी MAN बना सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले PAN आया विद इन आप कह सकते हो बहुत स्मॉल एरिया था, लेस देन 10 मीटर्स। फिर विद इन बिल्डिंग आया, दैट इज LAN। विद इन द सिटी आया MAN। अब आउटसाइड द सिटी हम पहुंच गए, दैट इज WAN। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो वो आपका किसके अंडर आता है? WAN के।
और वैन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है योर इंटरनेट। अब आप इसमें देख सकते हो इंटरनेट के थ्रू कितने सारे कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड आप लोगों के कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब वो वायरलेसली कनेक्टेड है, राइट। नाउ सी, सबसे स्मॉल एरिया पर आपका पैन होता है, उससे बड़ा लैन, उससे बड़ा मैन, और सबसे बड़ा आपका क्या होगा, वैन। इसमें आपका डिफरेंस भी आ सकता है लैन और वैन में, लैन और मैन में, मैन और वैन में, किसी में भी आ सकता है। सो आप इस तरीके से पॉइंट्स लिखेंगे। एक तो आप इनकी फुल फॉर्म लिख देना, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। लैन आपका स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया के लिए होता है, वैन आपका काफी लार्ज एरिया के लिए होता है। अब जो लैन है आपका लिमिटेड टू विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस बिल्डिंग है, तो ऑब्वियसली इसको जो सेटअप करने की कॉस्ट है वो कम होगी, और वैन को मैं पूरे वर्ल्ड वाइड इसको कनेक्ट करा रही हूँ तो इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी। इट इज यूजुअली अ सिंगल नेटवर्क, और वैन आपका क्या, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कि डिफरेंट सिटीज में आपके नेटवर्क्स कनेक्टेड है, उसको वापस से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, वो आपका क्या बन गया, वैन, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब मेरे पास टर्म आती है दैट इज डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, चैनल, बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैनल क्या होता है। इट इज द मीडियम यूज्ड टू कैरी इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इट इज द मीडियम मीन्स एक माध्यम है, यूज्ड टू कैरी इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लाइक अगर आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, आप किस मीडियम का यूज करोगे, आप कार के थ्रू जा सकते हो, आप ट्रक के थ्रू जा सकते हो, आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हो, आप बस के थ्रू जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, काफी सारे मीडियम है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप अगर हम चैनल की बात करें, इट इज द मीडियम कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो मैं किस मीडियम का यूज कर रही हूँ उसको हम चैनल बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको रियल लाइफ से रिलेटेड भी दिया है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो आप किस ट्रांसपोर्ट मीडियम का यूज कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, चैनल। फिजिकल मीडियम लाइक केबल्स हो गए ओवर विच द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इज कॉल्ड अ चैनल। केबल जो हो गई आपकी, राइट। नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती है बैंडविड्थ। It measures how much data can be sent over a specific connection in a given amount of time. इस पर्टिकुलर टाइम में आप कितना डेटा सेंड कर सकते हो वो उसकी कौन बताता है, उसकी बैंडविड्थ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड पर यूनिट टाइम कि आप कितना डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, ये इस पर डिपेंड करता है, राइट। अगर आप कोई छोटी सी फाइल डाउनलोड कर रहे हो जो विद इन सेकेंड्स डाउनलोड कर रही है, ठीक है, टेक्स मोर बैंडविड्थ टू डाउनलोड एन इमेज फाइल इन 1 सेकेंड देन टू डाउनलोड अ पेज ऑफ टेक्स्ट इन 1 सेकेंड। जो आपकी लार्ज फाइल्स होती हैं, ऑडियो विजुअल फाइल्स होगी, उसके लिए ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होगी। मीन्स जितनी ज्यादा फाइल का साइज होगा उतनी ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होगी, जितना कम फाइल का साइज होगा उतनी बैंडविड्थ उसकी कम भी चलेगी। ठीक है, बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में मैं कितना डेटा सेंड कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ, उसका कौन बताता है, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ बेसिकली जो आपके हाई बैंडविड्थ चैनल्स हैं, दीज आर नोन एज योर ब्रॉडबैंड चैनल्स, और जो लो बैंडविड्थ चैनल्स हैं उनको हम नैरो बैंड चैनल्स भी बोल देते हैं। बैंडविड्थ रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, कि आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसमें से माइनस कर दे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आप लोगों की क्या आ जाएगी, बैंडविड्थ आ जाएगी। इसको जो मेजर करने की यूनिट है दैट इज हर्ट्ज में इसको हम बैंडविड्थ इन हर्ट्ज। इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, वैसे फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, तो हम जो बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी इसी में हम रेंज में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट मेरे पास टर्म आती है दैट इज डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट मीन्स कि आपने एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, दैट इज नोन एज डेटा ट्रांसफर रेट। कि आपने एक सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करा है, राइट। द डेटा ट्रांसफर रेट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर पर सेकंड बाय अ कम्युनिकेशन चैनल। कि एक सेकंड में आपने इस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कितना डेटा ट्रांसफर कर दिया, वो हम क्या बोलते हैं, उसको डेटा ट्रांसफर रेट। तो आपका जो डेटा ट्रांसफर रेट है उसको मेजर करने के लिए मेरे पास यूनिट्स हैं बीपीएस, केबीपीएस, जीबीपीएस, इस तरीके से। अब देखो बीपीएस, अगर मैं स्मॉल बी की बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स बिट्स पर सेकेंड। अगर मैं बीपीएस में बी कैपिटल लिख रही हूँ तो दैट मीन्स बाइट्स पर सेकेंड, बाइट्स बड़ा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये सारी यूनिट्स होती हैं। केबीपीएस, जीबीपीएस, टीबीपीएस,
तो किलोबिट्स मेगा पर सेकेंड। यहाँ पर आप लोगों का kbps में b स्मॉल है तो दैट मीन्स किलोबिट्स पर सेकेंड, गीगाबिट्स पर सेकेंड, टेराबिट्स पर सेकेंड। वही अगर मैं इनका b कैपिटल कर दूं लाइक kbps तो किलो बाइट्स पर सेकेंड। अगर जीबीपीएस में b कैपिटल हो तो गीगाबाइट्स पर सेकेंड। इस तरीके से इसको हम मेजर करते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है स्विचिंग टेक्निक्स। अब देखो स्विचिंग टेक्निक्स क्या है। स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क, कि अगर मेरे पास नेटवर्क है, मुझे क्या करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिट करना है अक्रॉस नेटवर्क, तो हम काफी सारे स्विचिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। बेसिकली वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ये 3 टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स है मेरे पास, ठीक है। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। सबसे पहले बारी आती है सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि जिसने डेटा ट्रांसफर करना है, जो सोर्स है, जो डेस्टिनेशन है, लाइक ये मेरे पास नेटवर्क में 4 कंप्यूटर्स हैं, इसने इसको डेटा ट्रांसफर करना है, तो मैं एक डायरेक्ट एंड टू एंड एक लाइन मीन्स कम्युनिकेशन मीडिया पाथ बना दूंगी कि डेटा यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगा, ठीक है। डायरेक्ट मैंने पाथ बना दिया, एंड टू एंड। इन द सर्किट स्विचिंग टेक्निक, first complete end-to-end transmission path between the source and the destination computer is established. Source में जिसने डेटा भेजना है, destination में जिसको वो डेटा मिलेगा। तो वो क्या करेगा, एक पाथ बना देगा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, एंड देन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाथ, फिर उसका जो मैसेज है वो ट्रांसफर होगा। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज गारंटेड डिलीवरी ऑफ मैसेज। इसमें आपके मैसेज की गारंटी डिलीवरी हो जाती है, बिकॉज जो सेंड कर रहा है, जिसको सेंड कर रहा है, सिर्फ उसके बीच में डायरेक्ट एंड टू एंड कनेक्शन है, फालतू बीच में और कोई भी कंप्यूटर मेरे पास नेटवर्क में नहीं है। सो गारंटेड डिलीवरी ऑफ मैसेज है, राइट। अब सपोज इसने इसको डेटा को ट्रांसफर करना है सर्किट स्विचिंग के थ्रू, तो मैंने डायरेक्ट एक एंड टू एंड पाथ स्टैब्लिश कर दिया, फिर आपका जो है वो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या है कि आपका इसमें हम अपना जो भी मैसेज या जो भी डेटा मुझे सेंड करना हो, उसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज मुझे ये डेटा सेंड करना है, इस डेटा को मैं डिफरेंट पार्ट्स में से क्या करेंगे, उसको डिफरेंट पार्ट्स में असाइन कर देंगे, ठीक है। फिर उन डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, पैकेट्स बोलते हैं, वो सेंड होंगे, वो ट्रांसफर होंगे नेटवर्क के थ्रू। तो इन दिस स्विचिंग टेक्निक फिक्स्ड साइज ऑफ पैकेट कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क। पैकेट्स के साइज फिक्स बना करके हम उसको नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल आपका एक ये सिस्टम है सोर्स, ये डेस्टिनेशन सिस्टम है, राइट। अब मुझे ये मैसेज सेंड करना था, राइट। अब जो मैसेज मुझे सेंड करना था, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पैकेट 1 और पैकेट 2। तो ये आपके अलग अलग रूट यानी कि अलग अलग पाथ को फॉलो कर सकते हैं। ये पैकेट 1 यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पहुंच गया। ये पैकेज 2 यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है कि जो आपका रिसीविंग एंड है, यानी कि दैट मीन्स जो आप लोगों का डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, वहां पर आपके जो पैकेट्स पहुंच रहे हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच रहे हैं, बिकॉज डिफरेंट रूट यानी कि पाथ को फॉलो करके आए हैं। सो हो सकता है मैंने तो दोनों एक टाइम पर सेंड कर दिया, बट पैकेज 2 आपका पहले पहुंच गया, पैकेट 1 बाद में आया। तो उस टाइम पर आप लोगों का काम में आता है TCP/IP प्रोटोकॉल, राइट। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या करेगा, आप लोगों का जो भी पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुए होंगे उसको ये एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाएगा, फिर डेस्टिनेशन सिस्टम को ये देगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग आपका वर्क करता है बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पर, राइट। So in the message switching technique, no physical path is established between the sender and the receiver. कोई physical path नहीं बनते हैं जैसे आप लोगों का circuit switching में बन रहा था। Thus each node receives the entire message, stores in it entirely on disk, and then transmits the message to the next node. Means मेरे पास कोई मैसेज आया, मैंने उसको स्टोर करा, फिर फॉरवर्ड कर दिया। फिर मेरे पास कोई मैसेज आया, फिर मैंने उसको स्टोर करा, फिर फॉरवर्ड कर दिया, राइट। तो 10 ईच नोड, लाइक सपोज मैं एक नोड हूँ, रिसीव्स द एंटायर मैसेज, मुझे पूरा का पूरा मैसेज मिल गया, तो मैं क्या करूंगी, उसको स्टोर करूंगी एंटायरली ऑन डिस्क, एंड देन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट नोड, फिर मैं फॉरवर्ड कर दूंगी उसको, इफ इट इज नॉट द डेस्टिनेशन नोड। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। स्टोर कर रहे हैं, फिर फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर स्टोर कर रहे हैं, फिर फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस तरीके से। तो ये आपका क्या होता है, मैसेज स्विचिंग टेक्निक, राइट। सो लेट्स सपोज इसने आपको सेंड करना है, सोर्स ने इस डेस्टिनेशन को
ये आपने इसने अपना जो भी डेटा था इसको भी था स्टोर एंड फॉरवर्ड, इसने स्टोर किया फिर इसने फॉरवर्ड कर दिया, फिर इसने स्टोर किया फिर इसने फॉरवर्ड किया, फिर इसने स्टोर किया फिर इसने फॉरवर्ड कर दिया कि देखो ये तो हमारा डेस्टिनेशन है तो इसको तो मुझे ये मैसेज देना ही देना, राइट। ये कंपैरिजन है तीनों टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स में। 5 एस्टैब्लिश इन एडवांस में, पहले 5 में किस में एस्टैब्लिश हो जाता है, सिर्फ सर्किट स्विचिंग में। सर्किट स्विचिंग आपका क्या एंड टू एंड एक पाथ बना देता है जब भी मुझे डेटा को ट्रांसफर करना हो। पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग में आपका ये चीज नहीं है। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक आपकी सर्किट स्विचिंग में नहीं है। और अगर मैं बात करूं पैकेट स्विचिंग की तो आपका मेन मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर रहता है, और यस जो आपका मैसेज स्विचिंग है उसमें आपका परमानेंटली स्टोर रहता है। मैसेज फॉलोज मल्टीपल रूट, सर्किट स्विचिंग में तो एक ही डायरेक्ट मैंने एंड टू एंड पाथ बना दिया तो वो आपका कहीं नहीं जानेगा, तो दैट मीन्स मल्टीपल रूट्स को फॉलो वो नहीं करते। पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग आपके मल्टीपल रूट्स को फॉलो करते हैं, राइट। सो यहाँ तक हमारा स्विचिंग टेक्निक्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। नाउ सी कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है। अब तक मैंने आपको बोला कि मेरे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स है, मैं उसको आपस में कनेक्ट कर रही हूँ, राइट। लाइक मेरे पास ये 4 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। एक नेटवर्क में मेरे पास 4 कंप्यूटर्स हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं इनको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकती हूँ, राइट। या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको अपना ये चारों कंप्यूटर्स यहाँ पर ला करके इस तरीके से कनेक्ट कर सकती हूँ, राइट। या फिर मैं कोई और मेथड ले सकती हूँ कि बीच में एक सर्वर है, इससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रही हूँ, तो इसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। कि मेरे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं मैं उनको किस वे में कनेक्ट कर रही हूँ, दिस इज नोन एज योर नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज एन आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, कि आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, ये आपका क्या होता है टोपोलॉजी। द वे इन विच द कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी, राइट। नाउ सी आप लोगों की कौन कौन सी 4 टाइप्स की टोपोलॉजी हमने पढ़नी है, बस, ट्री, स्टार एंड रिंग। सी अगर मैं आप लोगों के सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो नेटवर्क टोपोलॉजीज गिवन है दैट इज बस, स्टार एंड ट्री, ठीक है। बट हम यहाँ पर अपना रिंग टोपोलॉजी को भी कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिंग, बस, स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी 4 टोपोलॉजीज को कवर अप करेंगे। सबसे पहले आता है बस टोपोलॉजी। अब देखो बस क्या होता है कि आप लोग सिंपल एक से दूसरी जगह पर जाते हो बस में बैठ करके, ठीक है, वो सीधी इस तरीके से चलती है, तो सेम हमारी ये बस टोपोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है कि मेरे पास एक वायर के थ्रू ये सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, राइट। यहाँ पर आप लोगों का लगा होता है कनेक्टर सा दोनों एंड्स पर इस तरीके से, राइट। नाउ सी बस टोपोलॉजी, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ मेन केबल कॉल्ड बैकबोन। ये मेन केबल है, दिस इज नोन एज बैकबोन, राइट। इसी से सारे के सारे नोड्स या फिर आप कह सकते हो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इफ एनी नोड हैज टू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू एनी अदर नोड, इट्स सेंड द सिग्नल टू द बैकबोन, कि अगर इसने इसको डेटा को सेंड करना है तो बैकबोन के थ्रू करेगा, तो ये डेटा अपना बाकी लोग भी देख सकते हैं, राइट। इफ एनी नोड हैज टू सेंड इंफॉर्मेशन तो किसके थ्रू होकर के जाएगा, बैकबोन के थ्रू। द सिग्नल्स ट्रेवल्स थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द बैकबोन एंड इज रिसीव्ड बाय द नोड फॉर विच इट इज इंटेंडेड, कि जो भी डेटा भेजना है वो अक्रॉस द वायर, ये बैकबोन वाली वायर ऐसे सेंड होगा, और जिस भी रिसीवर के डेस्टिनेशन सिस्टम के लिए वो अपना एड्रेस देख लेगा और उसको वो मैसेज मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस, इसको इंस्टॉल करना, सेटअप करना इजी है। केबल लेंथ इसमें मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव है। फेलियर ऑफ अ नोड डज नॉट इफेक्ट द नेटवर्क, कि इनकेस अगर मेरा कोई भी सिस्टम करप्ट हो जाता है या कोई भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क वहां पर मेरा स्टॉप नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका जो बैकबोन केबल है उसी में कुछ प्रॉब्लम, उसी में कुछ फॉल्ट आ गई तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क वहां पर स्टॉप। एट अ टाइम ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट डेटा, एक टाइम पर इसमें आपके एक ही नोड जो है डेटा को ट्रांसफर कर सकती है।
नाउ सी दिस, अगर इसने डेटा सेंड करना है इसको बस टोपोलॉजी के थ्रू, अगर कोई भी नोड, आप सपोज ये वाली नोड है, काम करना बंद कर दिया तो इससे मेरा पूरे के पूरे नेटवर्क में यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। वेरस जो अगर मेरी बैकबोन वाली जो वो है वायर, उसी में कोई प्रॉब्लम होती है, उससे कोई फॉल्ट आ जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क देखो मेरा वहीं पर स्टॉप हो गया, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आपका क्या होता है कि बीच में एक मेन हब या सर्वर स्विच, जो आप कहना चाहो कह सकते हो, बाकी सारे के सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट होते हैं, वो सर्वर से, राइट। सो इन स्टार टोपोलॉजी ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ हब और स्विच। ये जितने भी नोड्स हैं वो हब या स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर किसी इंफॉर्मेशन मीन्स किसी सिस्टम ने यानी कि सेंडर ने डेस्टिनेशन पर डेटा ट्रांसफर करना है तो वो किसके थ्रू जाएगा, हब या स्विच के थ्रू। पहले वो सारा का सारा डेटा इसको देगा, फिर वो देखेगा कि किसको देना है, ये उसको डेटा ट्रांसफर कर देगा। द स्टार टोपोलॉजी यूजेस अ सेपरेट केबल फॉर ईच नोड और वर्क स्टेशन। ठीक है, बीच में सर्वर है, बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं, तो कोई भी अगर मेरे पास नया कंप्यूटर मुझे कनेक्ट करना है, मैं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, केबल लेनी पड़ेगी। द केबल कनेक्ट्स द नोड टू अ सेंट्रल डिवाइस, टिपिकली अ हब। अब इसके एडवांटेजेस, अगेन इसको भी इंस्टॉल करना, सेटअप करना बहुत सिंपल है। अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है किसी भी सिस्टम में तो उसको पता लगाना भी इजी है। अब इसमें क्या है कि अगर सपोज आपका लाइक ये है, इसने डेटा भेजना है और अगर ये आपका करप्ट हो जाता है तो पूरा नेटवर्क मेरा स्टॉप नहीं होगा। वेरस अगर हब और स्विच में ही प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा नेटवर्क यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और इसकी डिसएडवांटेज देखो, फेलियर ऑफ हब और स्विच तो लीड्स टू फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क। मीन्स कि अगर हब और स्विच फेल हो जाते हैं, जो मैंने सेंट्रल में लगा रखा है जो हमने सेंटर में हब और स्विच लगा रखा है, कि अगर वही फेल हो जाता है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहां पर स्टॉप हो जाएगा। इट रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में तो मेरे पास एक बैकबोन वायर थी, उसी से मैं सारे कनेक्ट कर रही थी। वेरएज अगर मैं स्टार टोपोलॉजी की बात करूं तो वहां पर आप लोगों का क्या है, केबल लेंथ जो मुझे ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग आपकी सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो इसमें भी आपके जो नेटवर्क है वो सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। इन रिंग टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग, और जो सिग्नल है वो पिछले वाले सिस्टम से पास होगा, लाइक, और ये एक ही डायरेक्शन में जाता है। लाइक दिस इज माई रिंग टोपोलॉजी। एक ही डायरेक्शन में आपका जो है वो डेटा ट्रांसफर होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर। इसकी अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, इसको इंस्टॉल करना, सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना अगेन इजी है। कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, इजीली वो डिटेक्ट हो जाती है। सारा का सारा डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो कहीं पर भी कोलिजन की मीन्स कोई भी कोलिजन वो नहीं होगा। कोलिजन क्या होता है कि अगर मैं सपोज रिंग टोपोलॉजी में दोनों तरफ से डेटा भेज लेती, दोनों डायरेक्शन से, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, तो नाउ लेट्स सपोज इसने डेटा ऐसा भेजा, इसने ऐसा भेजा, वो दोनों आकर के कोलिजन हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या होगा कि जो भी डेटा होगा फ्लोज इन वन डायरेक्शन। डिसएडवांटेज क्या है कि ऑल द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क विच कैन मेक इट स्लोअर देन अ स्टार टोपोलॉजी। मीन सपोज इसने डेटा भेजना है इसको, तो बीच के सभी कंप्यूटर से गुजरता हुआ होता आएगा, इसको टाइम लग जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में क्या, जिसने भेजना है सीधा वो हब के थ्रू भेजेगा, हब फिर उसको वापस से जो इंटेंडेड रिसीवर होगा उसके पास भेज देगा। ठीक है, अब इसमें क्या, अगर सपोज ये वाली नोड आपके काम करना बंद कर देती है, लेट सपोज, तो आपका पूरा नेटवर्क स्टॉप। बिकॉज अगर मैं कह रही थी कि मैं लेट सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलो कर रही हूँ, यहाँ तक डेटा पहुंच गया, इसके बाद कहाँ जाए, बीच में सिस्टम करप्ट है। So the entire network will be impacted if one workstation shuts down। कि अगर आपका एक भी सिस्टम करप्ट होता है तो वहां पर मेरा रिंग टोपोलॉजी में पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में आपका कॉम्बिनेशन है बस और स्टार टोपोलॉजी का। ठीक है, ये अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये तो हमारी बस टोपोलॉजी होगी कि मैंने साइड में कनेक्टर्स लगाए थे, ये मेरी बैकबोन वायर हो गई, राइट।
इस बैकबोन वायर से आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। ये तो आपका बस टोपोलॉजी हो गया। विद इन बस टोपोलॉजी जो आपका ये चीज है, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी हो गई। सो दैट मीन्स ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। कि ये आपका स्टार है, अगेन ये भी आपका स्टार टोपोलॉजी है, ये भी स्टार टोपोलॉजी है, इंडिविजुअली स्टार टोपोलॉजी है। जब मैं इसको आपस में कनेक्ट कर रही हूँ इन चारों को एक बैकबोन के थ्रू, तो वो आपका क्या बन जाता है, ट्री टोपोलॉजी, राइट। अब ट्री टोपोलॉजी में देखो क्या है कि अगर आपका एक सपोज इस वाले नेटवर्क में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ करप्ट हो जाता है, तो मेरा सिर्फ इस नेटवर्क पर इफेक्ट पड़ेगा, पूरे के पूरे नेटवर्क पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेरएज़ अगर मेरी जो बैकबोन वाली वायर है, ये इसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फॉल्ट हो जाता है, तो वहां पर ये जो इंडिविजुअल स्टार टोपोलॉजी के नेटवर्क है ये तो काम कर पाएंगे, बट मुझे अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है तो वो चीज फिर वहां पर पॉसिबल नहीं होगी, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज, वो भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। नाउ लेट्स सी कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। See, transmission media is what medium over the messages are transmitted. कि जो आप मैसेजेस को ट्रांसफर करे वो किस मीडियम के थ्रू कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। अभी हमने पीछे चैनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिमेंबर कि किस मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेशन चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मीडियम। डिफरेंट मीडिया हमारे पास होते हैं, लाइक आपके पास बेसिकली आपका ट्रांसमिशन मीडिया टू पार्ट्स में कैटेगराइज होता है, गाइडेड मीडिया या फिर अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया ऑल्सो नोन एज वायर्ड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया ऑल्सो नोन एज वायरलेस मीडिया, ठीक है। तो वायर्ड मीडिया में मेरे पास तीन है, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्साइल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। वह अगर हम बात करें वायरलेस यानी कि अनगाइडेड मीडिया की, तो देयर वी आर हैविंग इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स एंड सैटेलाइट, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देखो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। ट्विस्टेड का मतलब क्या है कि एक मेरे पास वायर है, वो आपस में ट्विस्ट हुई है। अब आप देखो इसका एक डीएनए लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा इस तरीके से होता है, उसी तरीके से हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, वो ट्विस्ट कर दी जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल 1 mm थिक कॉपर वायर। ये दो वायर्स होती हैं 1 mm की, जो एक दूसरे से ट्विस्ट होती हैं, कॉपर की होती हैं। The twisted pair cables are twisted in order to reduce the crosstalk and electromagnetic induction. Crosstalk देखो क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक सिंपल वायर है, ठीक है। अब मैं इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ, तो वो मेरे पास चांसेस हैं कि जो मेरा डेटा है वो लीक हो सकता है, ठीक है, या फिर मेरा डेटा सिक्योर नहीं है, करप्ट भी हो सकता है। तो उसको सिक्योर बनाने के लिए मैं वायर और लगा देती हूँ इसके अराउंड में, उसको ट्विस्ट कर देती हूँ, तो इससे हमारा क्रॉस टॉक रिड्यूस हो जाएगा, राइट। ठीक है, आपको इसकी जो एग्जाम में जनरली इस तरीके से ये नहीं आएगा इतना डीप में कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बट हाँ आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़े पता होने चाहिए, ठीक है। इसको इजी करना इंस्टॉल करना इजी है, मेंटेन करना इजी है, और काफी ज्यादा इनएक्सपेंसिव चीप है, ये ज्यादा महंगी नहीं होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा को ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर तो ये कारगर नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट कैपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ रिपीटर। तो अगर मुझे करना भी है तो हैव टू यूज द रिपीटर्स। अब इसकी बैंडविड्थ कम होती है, सो दीज आर नॉट सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन। जहाँ पर मुझे स्पीड ज्यादा चाहिए वहां पर मैं इसको यूज नहीं कर सकती। नेक्स्ट मेरे पास आती है कोएक्साइल केबल। देखो कोएक्साइल केबल कुछ ऐसी सी दिखती है, ठीक है। इस केबल को देख के ना मुझे अपने टाइम के पुराना दिन याद आता है। आजकल तो ये डिश टाटा स्काई लगा होता है, जो हमारे वहां पर ना टीवी केबल से जब चलता था, आज भी है वो सब, ठीक है। बट पहले जब होता था कि एक केबल है, उससे हम अपना केबल जो मेन जहाँ से सारी कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, एक वो वाली वायर है जो केबल वालों ने दे रखी है, एक हमारे घर की केबल है टीवी की, तो वहां पर हम लोग इसको कनेक्ट करते थे। मैंने खुद ने ये चीज कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। सबसे अंदर आपकी सेंटर कंडक्टर होता है, फिर हम इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। पहले हम इसको ब्लेड से इस तरीके से ब्लैक वाला पार्ट निकालते थे, उसके बाद हमारा जो इसका कॉपर का होता था वो निकालते थे, फिर एक सिल्वर से कलर का फॉइल पेपर जैसा दिखता था वो निकालते थे, फिर आगे उसके कुछ हेयर होते थे वो साइड में करके, फिर उन दोनों जो कॉपर वाली आपको वायर दिख रही है गोल्डन से कलर की, इसको हम आपस में प्लास से ट्विस्ट कर देते, मीन्स जोड़ देते थे, तो वो टीवी केबल चल जाता था, ठीक है। सो आप देखो इसकी सबसे पहले इसका अंदर में सेंटर कंडक्टर है, फिर डाइलेक्ट्रिक है, फॉइल शील्ड होती है,
कितनी प्रोटेक्शन इसको दी गई है, फिर ब्रेडेड शील्ड है, फिर एक आउटर जैकेट इसको एंड में पहना दी जाती है, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय वन और मोर फॉइल या फिर ब्रेडेड वायर शीट्स होती है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन केबल वायर, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो टीवी के केबल्स वगैरह होते थे उसमें ये वायर यूज होती है। एडवांटेजेस क्या है, डेटा ट्रांस, अब देखो मैं ट्विस्टेड पेयर से हाई पर आगे दैट इज कोएक्सियल केबल, फिर हम ऑप्टिकल फाइबर पर जाएंगे। तो डेटा ट्रांसफर रेट ट्विस्टेड पेयर में सबसे कम थी, उसके बाद वो आपके डेटा ट्रांसफर रेट उससे ज्यादा हो गई कोएक्सियल में, सबसे ज्यादा हो जाएगी वो ऑप्टिकल फाइबर में, राइट। सो डेटा ट्रांसमिशन रेट इज बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया। इट प्रोवाइड्स अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर से थोड़ी सी महंगी है बट ऑप्टिकल फाइबर से सस्ती ही है ये। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव हो गई ट्विस्टेड पेयर केबल से, और डिफिकल्ट टू मैनेज एंड रिकॉन्फिगर। लास्ट इसमें हमारा आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों की कुछ इस तरीके से दिखती है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है प्लस ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये दो पॉइंट्स ध्यान रखना कि अगर सबसे ज्यादा मैं स्पीड की बात करूं तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर देगा, और एक्सपेंसिव भी सबसे ज्यादा यही है। अब देखो जो चीज मुझे स्पीड दे रही है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होगी ही। ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई सिक्योरिटी, अगर मुझे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा को ट्रांसफर करना है विद सिक्योरिटी तो मैं यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकती हूँ। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड हाई है इसकी, नॉइस इम्यूनिटी भी इसकी बेटर है, बैंडविड्थ देखो इसकी कितनी ज्यादा है, अप टू 10 Gbps तक है। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, देखो स्पीड दे रही है, डेटा ट्रांसफर रेट भी दे रही है, तो ऑब्वियसली आपकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। नीड स्पेशल केयर वाइल इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये हमने तीन जो डिस्कस किया, दीज आर योर गाइडेड मीडिया कह सकते हो या फिर वायर्ड मीडिया आप कह सकते हो। ठीक है, फिजिकल मीडियम जो होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वायरलेस मीडिया यानी कि अनगाइडेड मीडिया। इसमें हम 4 टाइप्स के पढ़ेंगे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड सैटेलाइट। तो सबसे पहले बात आती है इंफ्रारेड रेज की। इंफ्रारेड आपने देखा होगा कि जो आप लोगों का टीवी का रिमोट होता है उसके आगे वो स्मॉल सा बल्ब सा कुछ लगा हुआ होता है, राइट। एसी के रिमोट में भी होता है वो स्मॉल बल्ब सा। ठीक है, सो वहां से आपकी इंफ्रारेड पास होती है। आप उस बल्ब के आगे हाथ रख दोगे तो वो आपके बटन्स जब आप प्रेस करोगे तो वो रिमोट नहीं काम करेगा। ठीक है, अभी मेरे पास रिमोट है नहीं, ना एसी का है ना टीवी का, आई थिंक है। ठीक है, लेट मी शो यू अगर इसमें है तो। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखोगे जैसे जो टीवी का रिमोट होता है बिल्कुल आगे एक स्मॉल सा बल्ब सा होता है। ठीक है, वो छोटा सा दिखता है। आई डोंट नो इसमें आपको यहाँ पर विजिबल है या नहीं। सो अगर मैं इसके यहाँ पर हाथ लगा देती हूँ फिर बटन प्रेस करती हूँ तो देखो ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, वेरएज अगर मैं ये हाथ हटा करके ऑन करूंगी तो वो ऑन हो जाता है। सो दैट मीन्स अगर उसके आगे कोई ऑब्स्टेकल अड़ा दिया जाता है तो फिर वो वहां पर उसका जो इंफ्रारेड रेस है वो वर्क नहीं करती। ठीक है, इसको मैं फिलहाल यहीं रख देती हूँ। सो द इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिट्स डेटा थ्रू एयर के थ्रू, एयर तो देखो हर जगह ही है, एंड कैन प्रोपगेट थ्रू आउट अ रूम बट विल नॉट पेनिट्रेट वॉल्स। मीन्स प्रोपेगेट थ्रू आउट अ रूम, कि इस रिमोट को मैं अपने रूम में, सपोज मेरा टीवी वहां है तो मैं ये ऑपरेट हो जाता है। इवन अगर बैटरी इसकी नहीं है और टीवी बाहर है, मैं यहाँ से रिमोट काम करूं तो ये चलेगा अनटिल एंड अनलेस इसमें कोई बीच में ऑब्स्टेकल ना आ जाए। तो इट बट विल नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स, कि जैसे कोई ऑब्स्टेकल आया तो ये आपका काम करना बंद कर देगा। It is a secure medium of signal transmission. Infrared transmission has become common in TV remotes में, जैसे मैंने आपको बताया एसी के रिमोट हो गए, ऑटोमोटिव गैराज डोर्स हो गए, वायरलेस स्पीकर हो गए, इन सब में ये यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आपकी हैं एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद अ वेवलेंथ इसकी 0.5 to 300 है, और द ट्रांसमिशन मेकिंग यूज ऑफ रेडियो, इसमें आपका रेडियो वेव्स में रेडियो फ्रिक्वेंसीज बेसिकली यूज होती हैं, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं एडवांटेजेस की, तो इट इज चीपर देन लेइंग केबल्स और फाइबर्स, ऑब्वियसली थोड़ी सी चीप है, बट इट ऑफर्स ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट टेरेन से। अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना हो तो इजीली हम लोग इसमें रेडियो वेव्स के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली अगर मुझे बहुत ज्यादा दूर दूर डेटा ट्रांसफर करना हो, सैटेलाइट अगर मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही तो, और प्लस थोड़ा सा वो कम डिस्टेंस भी है, तो वहां पर हम अपना रेडियो वेव्स को यूज कर सकते हैं। रेडियो वेव कम्युनिकेशन आपका ऑब्वियसली इनसिक्योर है, बट इट्स प्रोपगेशन इज ससेप्टेबल टू वेदर इफेक्ट्स लाइक रेन्स, थंडरस्टॉर्म। जैसे आपने देखा होगा ना रेडियो फ्रिक्वेंसीज एफएम वगैरह होते हैं कि अगर बारिश आ रही है तो सिग्नल्स नहीं पकड़ते हैं, गर करके आवाज आती है। ठीक है, सो ये उसकी डिसएडवांटेज रहता है।
आई थिंक टाटा स्काई या डिश में भी होते हैं कि अगर बारिश आ रही है, आई एम नॉट श्योर कि वर्क करता है या नहीं करता, बट हाँ एफएम वगैरह तो श्योर हूँ कि अगर बारिश आ रही है, वेदर खराब है तो वर्क नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। इसके जो सिग्नल्स है ट्रेवल एट हायर फ्रिक्वेंसी, जो आपकी रेडियो वेव थी, उसमें फ्रिक्वेंसी थी रेडियो वेव में, उसमें जो माइक्रोवेव के सिग्नल्स है वो थोड़े से ज्यादा हायर फ्रिक्वेंसी पर वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, एंड आर प्रॉपरली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसफर करना हो तो माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं। और अगर मुझे ओशंस वगैरह में जो है डेटा को ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेट कराना है, तो वहां पर हमारा जो माइक्रोवेव है वो बेस्ट रहता है। लास्ट हमारे पास आता है सैटेलाइट लिंक। सैटेलाइट क्या है? दैट सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज आल्सो काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर मुझे पूरे वर्ल्ड में डेटा को ट्रांसफर करना है कहीं पर भी, तो वहां पर हम अपना क्या यूज करते हैं? सैटेलाइट यूज करते हैं। ठीक है, अपलिंक डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और इसमें एक मेरे पास होते हैं डाउनलिंक डेटा डाउन के लिए। राइट, इसके एडवांटेजेस है एरिया कवर्ड इज क्वाइट लार्ज। मैंने बताया कि अगर मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड डेटा ट्रांसफर करना है, सैटेलाइट की तरफ जाएंगे। नो लाइन ऑफ साइट रेस्ट्रिक्शन, कोई नेचुरल माउंटेन हो गए, कोई बिल्डिंग्स हो गई, टावर्स हो गए, कुछ नहीं अड़ता इसके बीच में, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नो लाइन ऑफ साइट रेस्ट्रिक्शन। अर्थ स्टेशन विच रिसीव्स द सिग्नल कैन बी फिक्स्ड पोजीशन और रिलेटिवली वो मोबाइल होनी चाहिए, फिक्स्ड पोजीशन पर होनी चाहिए। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डेटा ट्रांसफर करे तो ऑब्वियसली इसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगा। इंस्टॉलेशन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रहेगी। सिग्नल्स sent to the station can be tempered by external interference, कि अगर बाहर से कोई इंटरफेरेंस आती है तो सिग्नल जो है वो थोड़े से टेम्पर, थोड़े से मॉडिफाई, करप्ट हो सकते हैं। राइट, तो यहाँ तक हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया वाला टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेटवर्क। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों के करिकुलम में हैं। दैट इज इथरनेट कार्ड, वाईफाई कार्ड, RJ45, स्विच, हब, राउटर, गेटवे, ब्रिज एंड मॉडेम। नाउ सी व्हाट आर नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्किंग हार्डवेयर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इक्विपमेंट और कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, मीन्स या तो आप उसको नेटवर्क डिवाइसेस को नेटवर्किंग हार्डवेयर भी कह सकते हो। These are your electronic devices which are required for communication and interaction between devices on the computer network. What does this mean? कि जो हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया, अब उस नेटवर्क पे आप लोगों के काफी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं आपस में। अब जब उन कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट करना है एक दूसरे से, तो वहां पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट या नेटवर्क डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। राइट, तो सबसे पहला जो नेटवर्क डिवाइसेस है दैट विल कवर इज मॉडेम। नेम सुना सबने, मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। राइट, अब देखो जो आप लोगों का कंप्यूटर है वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, डिजिटल सिग्नल्स को, पर जब हम वर्क करते हैं तो हम जो एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स, इन सब पर काम करते हैं। ठीक है, सो मॉडेम आपका क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, और डीमॉड्यूलेशन वापस से वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल टू एनालॉग में। सो अ मॉडेम इज अ हार्डवेयर डिवाइस। मैंने बताया सारे के सारे आपके क्या नेटवर्किंग हार्डवेयर हैं, तो या तो आप इनको नेटवर्क डिवाइसेस कह सकते हो या फिर ये आपके नेटवर्किंग हार्डवेयर भी बोल सकते हैं इनको। सो मॉडेम इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउस अ कंप्यूटर सच एज राउटर और स्विच टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे मॉडेम चाहिए। तो आपकी जो फोन लाइंस होती है वो आपके एनालॉग सिग्नल्स पर वर्क करती है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स मेरे कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स है वेव्स की फॉर्म में। और वहीं अगर मैं बात करूँ डिजिटल सिग्नल्स की, तो ये आप लोगों के 1010 इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो हमारी जो फोन लाइन्स है वो एनालॉग सिग्नल्स को समझती हैं, उसी पर काम करती हैं, और जो आपके कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल को समझते हैं। सो बीच में मुझे कन्वर्टर की जरूरत है, वो काम कौन करता है? मॉडेम। सो रोल ऑफ मॉडेम इज टू कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। वी आर बेसिकली हैविंग टू टाइप्स ऑफ मॉडेम, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मीन्स जो आप लोगों का जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू होता है उसके अंदर वो फिक्स रहता है।
द मॉडेम्स दैट आर फिक्स्ड विद इन द कंप्यूटर, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर फिक्स होगा। एक्सटर्नल मॉडेम कुछ इस तरीके का होता है जो एक्सटर्नली हम लोग कनेक्ट करते हैं, या आप लोगों को हम कंप्यूटर के अंदर इसको फिक्स नहीं करते, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क डिवाइसेस में RJ45। अगर आपने नेम नहीं सुना है रजिस्टर्ड जैक 45, बट ये कनेक्टर्स जरूर देखे होंगे, ठीक है, बट आई थिंक आपको ये नहीं पता होगा कि इसको RJ45 कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर योर RJ45 कनेक्टर। पहले जो हमारे लैंडलाइन फोन्स आते थे उसमें भी हम इसको ऐसे प्रेस करके अंदर घुसाते थे, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपकी जो हमारी इथरनेट केबल्स होती है वहां पर उनको कनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास ये RJ45 कनेक्टर है बेसिकली। RJ की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड जैक। इट इज अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फिजिकल कनेक्टर है फॉर नेटवर्क केबल्स। अगर मुझे केबल्स को कनेक्ट करना है, ठीक है, लाइक मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सीपीयू, इसमें एक स्लॉट है कि मुझे ये वायर इंसर्ट करनी है। सो मैं यहाँ पर एक कनेक्टर लगाऊंगी जो उसके अंदर फिक्स करूंगी, वो RJ45 है मेरा। जनरली जो आपकी इथरनेट केबल्स होती है उसके आगे साथ में लगा हुआ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेरे पास इथरनेट कार्ड। It is also known as NIC, that means Network Interface Card. It is a device that is attached to each of the workstation. Workstation means उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं हर एक के साथ ये इथरनेट कार्ड अटैच होगा and helps the workstation establish all the important connection with the network. तो ये आपके नेटवर्क से जितने भी कनेक्शन है वो किसके थ्रू होंगे? with the help of इथरनेट कार्ड। अब इथरनेट कार्ड के अंदर में अगर आपको दिखाऊं, सी ये इथरनेट कार्ड है, इसके अंदर ये स्लॉट बना हुआ है। यहाँ पर आपका क्या यूज होता है? RJ45 कनेक्टर, दैट मीन्स वो रजिस्टर्ड जैक कनेक्टर जो भी हमने पढ़ा है प्रीवियस स्लाइड में, वो इसके अंदर कनेक्ट होता है, राइट। सो इट कंटेन्स RJ45 स्लॉट होता है टू कनेक्ट इथरनेट केबल विद RJ45 कनेक्टर। अब मैंने आपको ये स्लॉट बता दिया, ये वाला होता है वो पोर्ट, राइट। Each NIC attached to a workstation has a unique number identifying it known as a MAC address होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है हब और स्विच। देखो हब और स्विच दोनों का ही मेन काम क्या है कि जितने कंप्यूटर्स आपस में सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना, ठीक है। हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। दोनों का ही बेसिकली ये काम है, स्विच का भी और हब का भी, ये मेन काम है कि इतने सारे कंप्यूटर्स है उसको आपस में कनेक्ट करना है, तो कौन करेगा? हब और स्विच। अब हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस है हैविंग मल्टीपल पोर्ट्स। ये कुछ इस तरीके का होता है, इसमें नहीं दिखाया फिगर को, हम ड्रॉ करते हैं। ये सपोज हब है, इस तरीके का कुछ होता है और इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका इसमें इथरनेट कार्ड में ये एक पोर्ट था ना, इसमें आपके मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिससे सारे कंप्यूटर्स वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। दैट आर यूज फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और सेगमेंट्स ऑफ लैन टुगेदर। अभी हब क्या काम करते हैं कि जो भी इसके पास सिग्नल आया वो सभी को भेज देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम द हब, ठीक है, मेरे को हब मान लो तुम, मैं एक नेटवर्किंग डिवाइस हूँ हब, मेरे से ये 10 कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मेरे पास अगर कोई भी मैसेज आया ना तो मैं सबको पास कर रही हूँ, मेरे से जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। सेंडिंग द इनकमिंग डेटा टू ऑल डेस्टिनेशंस, मैं सभी को वो डेटा सेंड कर रही हूँ। वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव हब और पैसिव हब, ठीक है। एक्टिव हब क्या करेगा? इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एज इट मूव्स फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू अनदर। देखो जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसके जो सिग्नल्स हैं वो वीक होने लगते हैं, ठीक है। तो डेटा उस फॉर्म में नहीं पहुंचता जिस फॉर्म में हमने भेजे, बिकॉज सिग्नल्स वीक हो गए। सो उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए या फिर रीजनरेट करने के लिए मुझे वहां पर रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो वहां पर आप लोगों का काम में आता है रिपीटर्स। सो दीज आर लाइक रिपीटर्स की तरह ही होते हैं टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ अ नेटवर्क। इनको हम बोलते हैं एक्टिव हब। एक हमारे होते हैं पैसिव हब। अब इस पैसिव हब क्या करेगा? जैसा सिग्नल आ रहा है वैसे ही भेजेगा, कुछ एम्पलीफाई नहीं करेगा, कुछ रीजनरेट नहीं करेगा। इट अलाउज द सिग्नल टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी चेंज। जैसा आया वैसे का वैसे उठा करके फॉरवर्ड कर दिया। अब देखो हब की वर्किंग क्या है। हब इज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। मैंने आपको बताया इसमें काफी सारे पोर्ट होते हैं इस तरीके से, लाइक दिस मल्टी पोर्ट होते हैं इसमें, विच ब्रॉडकास्ट ऑल इंफॉर्मेशन टू ऑल अदर पोर्ट्स। कि वो क्या करेगा? सारे की सारी इंफॉर्मेशन सबको भेज देगा, कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं रह गया फिर तो, ठीक है।
अब एक चीज देखो कि सपोज मेरे पास कोई डेटा है, मैंने कंप्यूटर नंबर 3 को भेजना है, इंस्टेड ऑफ पासिंग टू 3 मैं 3 के साथ साथ सभी को भेज रही हूँ, तो क्या ये कुछ क्या कहते हैं उसको, डंप, ठीक है। तो ये तो मैं डंप हो गई कि मैं जिसको भेज रही हूँ उसको नहीं भेज रही, सभी को भेज रही हूँ। सो दैट्स वाई आपका जो हब है वो एक डंप डिवाइस कह सकते हैं या फिर नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये वही सेम डेटा सभी को भेज रहा है, जो डेस्टिनेशन है उसके साथ साथ सभी को भेज रहा है। तो ऑब्वियसली अगर डेटा सभी को भेज रहा है तो अननेसेसरी ट्रैफिक है। हब कैन सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन बट इट कैन नॉट डू बोथ एट द सेम टाइम। एक टाइम पर वो या तो डेटा सेंड करेगा या फिर रिसीव करेगा, दोनों एक साथ वो काम ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट मेरे पास आता है स्विच। स्विच, ऐसे स्मार्ट डिवाइस, राइट। A switch is a device that is used to segment networks into different sub networks और LAN segment, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्विच की, अगर मुझे डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तब वहां पर ये यूज होता है। इसका जो काम है वो हब की तरह ही होता है स्विच का भी, ठीक है। ये भी आपका मल्टीपोर्ट होता है, काफी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, बट ये स्मार्ट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये डेटा सिर्फ इंटेंडेड रिसीवर जो आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसी को डेटा भेजेगा, सभी को डेटा ये नहीं भेजेगा। It can identify the intended destination and send the information only to the target computer, ठीक है। सिर्फ जिसके वो रिक्वायर्ड है सिर्फ उसी को भेजेगा, बाकी सबको नहीं भेजेगा। अब अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं हो रहा है इसमें, और ये आपका एक टाइम पर सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। हब तो क्या कर रहा था, या तो सेंड करेगा या रिसीव करेगा, दोनों चीजें एक टाइम पर नहीं कर सकता है। बट सिंस जो स्विच है हमारा स्मार्ट डिवाइस है, ये आपका एक ही टाइम पर डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है रिपीटर्स। अब रिपीटर क्या, अगेन एक नेटवर्किंग डिवाइस है। सी जब मैं अपना डेटा लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजती हूँ तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो वीक होने लगते हैं। उन सिग्नल्स को वापस से उसमें जान भरने के लिए, दैट मीन्स वापस से उनको रीजनरेट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए हम लोग रिपीटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहीं पर देखोगे कि 70 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तो रिपीटर्स लगा रहे हैं, कहीं पर आप पढ़ोगे 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तो रिपीटर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज आप ले सकते हो बिटवीन 70 टू 100 मीटर अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर हम लोग रिपीटर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, लाइक जो पुल होता है आप लोगों का, ठीक है। A bridge is a device that lets you link two networks together। जैसे ब्रिज होता है ना, उनको दो को जोड़ता है। सो ऐसे मेरे को दो नेटवर्क्स को जोड़ना हो आपस में तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रिज। These are smart enough to know which computers are on which side of the bridge, so they only allow those messages that need to get to the other side to cross the bridge। अब ब्रिज भी हमारे स्मार्ट ही है, उसको पता है कि जो मीन्स मुझे डेटा भेजना हो ब्रिज के उस तरफ है या इसी तरफ है, ठीक है। सो अगर उस तरफ है तो वो डेटा उधर भेज देता है, नहीं है तो यहीं रखता है, जिसका जो इंटेंडेड रिसीवर होता है उसको भेज देता है। ब्रिजेस कैन हैंडल नेटवर्क्स दैट फॉलो सेम प्रोटोकॉल, जो सेम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। एक होता है अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करें तो हम गेटवे यूज करते हैं जनरली, बट अगर वो आपके जो नेटवर्क्स है वो सेम प्रोटोकॉल सेम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो देन वी विल प्रेफर ब्रिज। इस तरीके से वो कुछ दिखता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है राउटर। देखो राउटर का क्या काम है, रूट मीन्स पता है आप लोगों को, पाथ। सो राउटर क्या करेगा, सपोज मेरे पास एक नेटवर्क पे डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये हो गया, ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब कनेक्टेड है तो ये एक नेटवर्क फॉर्म हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज वी वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू दिस कंप्यूटर। अब इसके पास जाने के लिए काफी सारे रूट हैं, पाथ हैं। ये वाला या तो ये वाला रूट फॉलो करके जा सकते हैं या फिर ये वाला रूट फॉलो करके जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका राउटर है वो क्या करेगा, जो बेस्ट पॉसिबल पाथ होगा उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए वो देगा ये, ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन बताता है, राउटर। राउटर डिवाइस दैट वर्क्स लाइक अ ब्रिज बट कैन हैंडल different protocol. The router is responsible for forwarding data from one network to a different network. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर अगर मुझे डेटा को ट्रांसफर करना है तो वो काम भी कौन करेगा, राउटर करेगा। If the destination, it नहीं
If the destination is unknown to a router, it sends the traffic to another router which knows the destination. For example, मुझे ये डेटा सेंड करना है किसी सिस्टम नंबर 10 पर, ठीक है. अब मुझे नहीं पता वो सिस्टम नंबर 10 कहाँ पर है, तो मैं वो डेटा ऐसे राउटर को भेजूंगी जिस राउटर को पता होगा कि सिस्टम नंबर 10 कहाँ है, सो दैट वो उसको डेटा ट्रांसफर कर सके. नेक्स्ट मेरे पास आता है गेटवे. अगर मुझे डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है आपस में, तो सबसे बढ़िया मेथड मेरे पास जो नेटवर्क डिवाइस रहता है दैट इज गेटवे. अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क. डिसिमिलर नेटवर्क मीन्स मुझे लैन को मैन से कनेक्ट करना है, मैन को वैन से कनेक्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, गेटवे. नेक्स्ट हमारे पास आता है वाईफाई कार्ड. अब वाईफाई कार्ड क्या होता है कि देखो आप सब लोग वाईफाई यूज करते हो, सो हमारे जो भी कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हैं विदाउट वायर, वायरलेस कनेक्शन है, उसके लिए आपको क्या यूज रहता है, ये आपका वाईफाई कार्ड होता है, राइट. It allows our computers to connect with other devices without wire, that is for wireless connectivity. Wireless connectivity के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, वाईफाई कार्ड. ये आपका जो है इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है. It allows to connect our device to hotspot available. इसकी एडवांटेज क्या है, इट अलाउज कंप्यूटर टू बिकम पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विदाउट बीइंग फिजिकली कनेक्टेड थ्रू वायर एंड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर. ठीक है, सपोज मुझे किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को और कनेक्ट करना है तो मैं वायरलेसली इजीली कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं बस फिजिकली एक वायर तो इसमें चाहिए नहीं होगी. विदाउट बीइंग फिजिकली कनेक्टेड थ्रू वायर एंड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, उसको आप कहीं पर भी विद इन दैट रेंज रख सकते हो, राइट. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. आई थिंक ये टेक्स्ट आपका कुछ कट रहा होगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं. देखो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स जो आप लोगों को फॉलो करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में रूल्स होते हैं कि इन द ड्यूरिंग लेक्चर टाइमिंग्स एक से ज्यादा स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगा क्लास के, या एक भी स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगा, और स्कूल टाइमिंग्स में इतने बजे पहुंचना है स्कूल में. तो ये कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं. ठीक है, लाइब्रेरी जाना है तो एक टाइम पर एक स्टूडेंट जाएगा, ये आपके कुछ रूल्स हैं. घर में भी पेरेंट्स कुछ रूल्स बना देते हैं, दैट मीन्स प्रोटोकॉल्स जो आप लोगों को फॉलो करने हैं. सिमिलरली नेटवर्किंग में भी हमारे जो कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं एक दूसरे से, जो डेटा को शेयर कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं. लाइक हाउ एंड व्हेन अ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, कि अगर किसी डिवाइस ने डेटा सेंड करना है तो कब सेंड करेंगे, किस टाइम करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा मीडियम यूज करेंगे, हाउ टू सेंड द डेटा पैकेट, उसको रिसीव कैसे करना है, ये सारा का सारा क्या बताता है मुझे, प्रोटोकॉल्स. दैट मीन्स जो रूल्स हमने बनाए, राइट. अ प्रोटोकॉल मीन्स द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क. नाउ सबसे पहला जो मेरे पास प्रोटोकॉल है दैट इज HTTP. HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई. अब देखो HTTP प्रोटोकॉल क्या है कि जब भी आपका वेब ब्राउजर और वेब सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, तो वहां पर आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTP. इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब. ये आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड है. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मीन्स आपने वेब सर्वर पर कुछ सर्च करना है, आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, वहां से वो सर्वर आपको क्या देगा, रिस्पॉन्ड करेगा. सो ये आपका किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल. HTTP is used to transfer all the files and other data from one computer to another on the world wide web. इंटरनेट पे अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है, कोई फाइल ट्रांसफर करनी है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वहां पर भी हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP. एक HTTP होता है, एक हमारे पास होता है HTTPS, दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सिक्योर सॉकेट लेयर इसमें और एड ऑन कर दी जाती है. ठीक है, अगर आप HTTPS की बात करो तो ये काफी ज्यादा सिक्योर होता है. जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने देखा होगा टॉप पर एड्रेस बार में HTTPS लिखा हुआ आ जाता है और एक पैडलॉक सिंबल भी आ जाता है लॉक करके. ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये साइट आपकी सिक्योर है, यहाँ पर आप इजीली अपना ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो. नेक्स्ट इज FTP. FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल.
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है कि अगर आपको अपनी कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, तो वहां पर हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? FTP। नेक्स्ट इज योर TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो TCP/IP का मेन काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें, मेरे पास ये एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये तो मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, आप इस सिर्फ समझाने के लिए। ऐसा कुछ है, ठीक है। सपोज मेरे पास ये एक नेटवर्क है। अब क्या है कि सपोज इसने डेटा सेंड करने की, आपका रिसीवर है, डेस्टिनेशन सिस्टम है यहाँ पर, राइट। अब ये जो भी डेटा को सेंड करेगा, उस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेट्स। ध्यान है, पैकेट स्विचिंग में भी हमने पढ़ा था, राइट। सो सपोज या इसका पैकेट नंबर 1 यहाँ से आ रहा है, ये पैकेट नंबर 2 लेट सपोज यहाँ से आ रहा है, पैकेट नंबर 3 इसके पास यहाँ से आ रहा है। तो रिसीविंग एंड पे सपोज इसको इस सीक्वेंस में जो है पैकेट्स मिल गए, पहले 3rd नंबर, फिर 2nd नंबर, फिर 1st नंबर। अब रिसीविंग एंड पर, दैट मीन्स डेस्टिनेशन एंड पर, उन पैकेट्स को रीअरेंज करना, कि सीक्वेंस में लगाना, असेंबल करना, प्लस अगर कोई पैकेट मिस हो गया है, कोई किसी में एरर है, तो वापस से उसको सेंड करवाना। ये सारा काम कौन करता है? TCP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इसी में हमारे पास आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट मीन्स IP। सो IP का क्या काम है कि ये देखेगा कि किस सिस्टम को डेटा ट्रांसफर करना है, राइट। सो TCP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द करेक्ट डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। जो क्लाइंट से सर्वर पे डेटा जाएगा, दैट मीन्स वो आपका करेक्ट होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। डेटा कैन बी लॉस्ट इन द इंटरमीडिएट नेटवर्क। TCP adds a support to detect error or lost data and to trigger retransmission until the data is correctly and completely received। कि जब तक डेटा completely पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रिसीव ना हो जाए, तब तक ये आपका उस पर TCP प्रोटोकॉल दोबारा से रीसेंड करवाता है। सो ये एक तरीके से आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, आपस में उनके बीच में क्या कनेक्ट कर रहा है? कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। और रिसीविंग एंड पर इट ऑल्सो रीअसेंबल द पैकेट फ्रॉम द ओरिजिनल मैसेज, कि जो पैकेट हो गए आउट ऑफ ऑर्डर आए होंगे, उसको ये क्या करेगा? रीअसेंबल करेगा। IP प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग पैकेट ऑफ डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर। एक नोड से दूसरे नोड पर अगर मुझे कुछ डेटा पैकेट्स मूव करने हैं, वहां पर आप लोगों का कौन सा प्रोटोकॉल होता है? IP। नेक्स्ट इज PPP, दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब नेम से क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट। इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मल्टी प्रोटोकॉल डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर्स। डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर मीन्स सपोज ये 3 कंप्यूटर्स हैं। अब अगर सपोज ये वाला और ये वाला, ये से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है, पहले ये वाला कनेक्ट है, फिर ये वाला कनेक्ट है, इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मल्टी प्रोटोकॉल डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर्स। कि अगर सपोज ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो ये अपना जो है वो यहाँ पर मीन्स ट्रांसफर करेंगे डेटा को। इट इज अ बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है दैट इज वाइडली यूज्ड इन ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन हैविंग हेवी लोड्स और हाई स्पीड जहाँ पर होगी, ये वहाँ यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या है कि अगर मुझे मेल सेंड करना है किसी को इंटरनेट के थ्रू, तो वहां पर हम अपना कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? SMTP। इट इज अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू अदर कंप्यूटर यूजर्स बेस्ड ऑन द ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के बेस पर आप अपना जो भी कोई आपने मेल सेंड करना है, रिसीव करना है, वो आप अपना कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रोटोकॉल दैट इज IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, राइट। तो इसमें आपका क्या है कि अगर आपका लोकल सर्वर पर कोई भी ईमेल स्टोर है, मैसेज आया हुआ है, तो वो आप इसको यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हो।
It is a client-server protocol in which email is received and held for the user by internet server. Next is POP3. POP means Post Office Protocol. अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है? इन विच ईमेल इज रिसीव्ड एंड हेल्ड फॉर यू बाय योर इंटरनेट सर्वर. कि जो आपका इंटरनेट सर्वर है उसने आपको बोल दिया है कि अपना जो भी आप लोगों का ईमेल्स है उसको रिसीव किया जो आप लोगों ने, उसको अपने पास ही रखें और वो कौन रखेगा? इंटरनेट सर्वर. पीरियोडिकली यू चेक योर मेल बॉक्स ऑन द सर्वर एंड डाउनलोड एनी ईमेल प्रोबेबली यूजिंग POP3. तो इट अलाउस डाउनलोड द रिसीव्ड मैसेज ऑन लोकल मशीन यूजिंग लाइक आउटलुक को आप यूज कर सकते हो कि जो भी मैसेजेस आपको चाहिए उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो, और बाद में अगर आपको लगता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, आपने तो उसको डाउनलोड करके सेव करके रख दिया था, तो भी आप इसको सुन सकते हो. ठीक है, मीन्स अपना जो मैसेज है वो भेज सकते हो. द एडवांटेज इज दैट वंस मैसेजेस आर डाउनलोडेड द यूजर कैन कट द इंटरनेट कनेक्शन. कि जैसे आप लोगों ने देखा कि भाई मैसेजेस डाउनलोड हो गए हैं सर्वर पे, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दो, तो बाद में जब भी आप अपना इसको रीड आउट करोगे तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट प्रोटोकॉल मेरे पास आता है VoIP. VoIP मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. VoIP प्रोटोकॉल कि जब भी आपको कोई वीडियो कॉल्स करनी है, अपना वॉइस देनी है इंटरनेट पर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो वहां पर आप लोगों का कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? VoIP. नेक्स्ट इज रिमोट लॉगिन. रिमोट लॉगिन का मतलब क्या है कि मैं इस एक जगह पर बैठ करके, रिमोट मीन्स कि किसी दूसरी जगह पर किसी सिस्टम को एक्सेस करना है, तो वो आपका रिमोट लॉगिन के थ्रू होता है. ठीक है, आई थिंक आपने स्काइप वगैरह यूज किया होगा. स्काइप हो गया, टीम व्यूअर हो गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर पर हो और मैं यहाँ पर हूँ ऑनलाइन. ठीक है, आपने बोला कि आपके सिस्टम में यही इशू आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है. अब आप कहते हो कि मैम हम लैपटॉप स्कूल में तो नहीं ला सकते ना, आपके पास ला सकते हैं, तो मैं क्या करूंगी? टीम व्यूअर या फिर स्काइप इंस्टॉल करूंगी अपने सिस्टम में भी और आपके सिस्टम में भी. ठीक है, उसका एक पासवर्ड होता है जो मैं आपको दे दूंगी, तो उससे क्या होगा कि मैं यहाँ बैठे आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकती हूँ. उसमें अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कुछ डाउनलोड करना है, तो वो भी मैं इजीली कर सकती हूँ. हाँ, टेलनेट हो गया प्रोटोकॉल, एनी डिस्क भी होता है इसके लिए, राइट. नेक्स्ट टेलनेट हमने पढ़ लिया, ये भी रिमोट लॉगिन के लिए ही होता है. और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इंटरनेटवर्किंग टर्म्स. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दिस यूनिट, दैट इज इंटरनेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज. कुछ नहीं है, इसमें भी आपने सारी टर्म्स सुन रखी होंगी. वेब पोर्टल क्या होता है, वेब सर्वर, ब्राउजर, होस्टिंग, DHTML, ये सारा आपने पढ़ रखा होगा. ठीक है, ये सब क्या आपको डेफिनेशंस पे करनी अच्छे से एग्जाम में आ सकती हैं. सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में है हमारे पास www. www की फुल फॉर्म है मेरे पास वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर आप इसको W3C भी कई जगह बोल देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. ठीक है, या फिर W3C भी बोल देते हैं. सो द टर्म www किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था. इट इज अ कलेक्शन ऑफ, देखो इंटरनेट पर जितने भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वेब पेजेस हैं, वो सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. मिलियंस ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंट्स स्टोर हैं. ठीक है, सो वो आप जो देखते हो किसकी हेल्प से देखते हो? www. इट इज अ कलेक्शन, वो सारा जो डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है ना, वही क्या है आपका www है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स और पेजेस. कोई डॉक्यूमेंट जो आपस में लिंक हैं, पेजेस हो गए, स्टोर ऑन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पे जो स्टोर हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंटरनेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? www. अब www के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं. फर्स्ट वन इज द यूजर फ्रेंडली है, आप इसमें इजीली अपना काम कर सकते हो, हर एक वेब ब्राउजर पर चल जाता है. ये मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स को भी ये सपोर्ट करता है, इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन सब कुछ होता है. हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट भी इसमें होता है. इंटरेक्टिव होते हैं, कोई इनपुट बॉक्स हो गया यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए, तो वो भी इसमें होता है. प्लस अगर मुझे फ्रेम बनाना हो उसमें, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं. फ्रेम का मतलब क्या होता है कि मैं अपने जो वेब पेज है उसके अपने पेज के डॉक्यूमेंट को 2 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करो, दोनों सेक्शन में डिफरेंट काम हो रहे हैं. डिस्प्ले ऑफ मोर देन 1 इंडिपेंडेंटली कंट्रोलेबल सेक्शन ऑन सिंगल वेब पेज, कि ये मेरे पास एक सिंगल वेब पेज है, इसको मैंने लेट सपोज 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो दैट मीन्स मैंने इसके 3 फ्रेम बना दिए.
सो अब क्या होगा, ये तीनों फ्रेम आपस में इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, राइट। टेलनेट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मुझे रिमोट कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना है तो हम क्या यूज करेंगे, टेलनेट, एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अगर आपको कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, वेबसाइट को विजिट करना है, तो वहां पर आप लोग इसे यूज कर सकते हो। वेब ब्राउजर इज अ क्लाइंट दैट नेविगेट्स थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब एंड डिस्प्ले द पेजेस। ये डेफिनेशन देखो, इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द वेबसाइट। अगर आपको अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसके लिए मेरे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर। एग्जाम्पल होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके वेब ब्राउजर के। नेक्स्ट आता है वेब सर्वर। सी वेब सर्वर क्या होता है कि एक होता तो कंप्यूटर सिस्टम ही है, बट वो इतना पावरफुल होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हमने उसको एक सर्वर बना करके रख दिया, ठीक है। सारा का सारा डेटा सर्वर पर है, तो जब भी क्लाइंट को कुछ चाहिए होगा वो अपना रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के पास, और सर्वर इन रिटर्न उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट अब मेरे पास आती है यूआरएल, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हर एक का एक यूनिक एड्रेस है। ऐसा कोई नहीं है कि एक वेबसाइट के दो एड्रेस होंगे, दो नाम से एक ही वेबसाइट हो, नो। हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल। इस तरीके से कुछ दिखता है, टाइप कॉलन एड्रेस पाथ। इसमें एक प्रोटोकॉल भी होता है, ठीक है। सो हाँ, टाइप में ही आ गया वो। टाइप मीन्स कि आप कौन से टाइप का सर्वर यूज कर रहे हो, एफटीपी कर रहे हो, एचटीटीपी कर रहे हो, कौन सा सर्वर यूज कर रहे हो। फिर आता है एड्रेस, उस सर्वर का एड्रेस, फिर उसका क्या आता है, फाइल का पाथ आता है। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, यूआरएल। नेक्स्ट मेरे पास आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम की आप लोगों की बता देते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं, लाइक .com, .edu, .in, .co, .gov, .org। ये सारी क्या होती हैं, डोमेन्स होती हैं। वेब पेज क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट विजिट करो, जो भी पेज ओपन होगा वेबसाइट का, हर एक पेज, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज। अ सिंगल पेज इन अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब पेज। वेबसाइट आपको पता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। अगर मैं सारे वेब पेजेस को कंबाइन कर दूं तो आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। होम पेज क्या होता है कि जब भी मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर रही हूँ तो उस वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज। The first page which is opened in a website is called as the home page. फिर मेरे पास आता है वेब पोर्टल। क्या होता है, वेब पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट होती है जो दूसरी वेबसाइट्स का लिंक देती है, राइट। इट इज अ वेबसाइट दैट होस्ट अदर वेबसाइट। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, लाइक गूगल अपने आप में एक वेबसाइट है, google.com, बट अगर आप इसमें कुछ भी सर्च करते हो तो क्या होगा, आपको ये इसका जो लिंक मिलेगा आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पर ये ले जाएगा, ठीक है। इट इज अ वेबसाइट दैट होस्ट अदर वेबसाइट्स, और इन अदर वर्ड अ वेब पोर्टल हैज हाइपर लिंक टू मेनी अदर वेबसाइट, कि आपका डिफरेंट वेबसाइट्स पर इसका क्या होगा, लिंक होगा, जहां पर ये हमें पहुंचा सकते हैं। लाइक yahoo.com हो गया, google.com हो गया, indiatimes.com हो गया। इंडिया टाइम्स में काफी सारे न्यूज होंगे, पर्टिकुलर उस न्यूज पर मुझे ये ले जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है वेब होस्टिंग। देखो वेब होस्टिंग क्या होता है कि जब भी हम अपने एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो मुझे सर्वर पर स्पेस चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग। इट इज अ वे ऑफ होस्टिंग अ वेब सर्वर एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर थ्रू विच द कंटेंट्स आर रेडिली अवेलेबल टू एनी वेब ब्राउजर, राइट। So we are having 4 types of web hosting: free hosting, वर्चुअल और शेयर होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और को-लोकेशन होस्टिंग। अब देखो फ्री होस्टिंग में क्या है कि अगर आपको अपने कोई भी वेब पेजेस, वेबसाइट को होस्ट करना है, पब्लिश करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। फ्री होस्टिंग में कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद अ साइट और पुट अप अ स्मॉल पर्सनल साइट फॉर द फन ऑफ इट, अ फ्री पैकेज विल सफिस। मीन्स अगर आपको कोई अपना पर्सनल लेवल पर कोई ब्लॉग बनाना है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, या फिर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहां पर आप लोगों को क्या प्रेफर रहेगा, फ्री होस्टिंग। लाइक जियोसिटीज, ट्राइपोड, होमस्टेड, ये आपके कुछ वेबसाइट्स हैं जो फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास वर्चुअल और शेयर होस्टिंग। इसमें क्या होता है कि शेयर होस्टिंग में योर एंड अदर वेबसाइट ऑनर शेयर वन सर्वर, शेयरिंग है ना इसमें, शेयर होस्टिंग, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि जितने भी वेबसाइट के ऑनर्स हैं डिफरेंट जगह के, वो एक ही सर्वर को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दिस इंक्लूड शेयरिंग द फिजिकल सर्वर एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विद इन द सर्वर।
उस सर्वर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, तो वो भी आपकी जो है साथ में हम उसको शेयर कर सकते हैं। Shared hosting services are affordable because the cost to operate the server is shared between you and the owners and have a number of downsides such as being slower. Slow तो हो जाता है क्योंकि सभी इसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। In this type of hosting, the company wishing to go online rents an entire web server from a hosting company. कि अगर अपना कोई जो है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या पूरे वेब सर्वर का कोई रेंट लेना है तो हम होस्टिंग कंपनी से ले सकते हैं। तो जो हमारी जो जनरली लार्ज स्केल पर वेबसाइट होती है वो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है उनकी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है को लोकेशन होस्टिंग। को लोकेशन में हम क्या करेंगे, विल परचेज योर ऑन सर्वर एंड हैव इट हाउस्ड एट अ वेब होस्ट फैसिलिटीज। कि मैं अपना खुद का सर्वर जो है वो परचेज कर लूंगी और उसमें जो भी चीज़ें होंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। और इसमें देखो क्या है कि मेरा वेब सर्वर पर फुल कंट्रोल रहेगा, क्योंकि शेयरिंग में तो हम क्या था शेयर कर रहे थे, वहाँ पर इतना कंट्रोल नहीं होता कि उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी जो आपने चेंजेस करने और रिक्वेस्ट करनी हो, ठीक है। सो बट आपका जो को लोकेशन होस्टिंग में क्या होता है कि आपका आपके सर्वर पर फुल कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है HTML। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जितने भी वेब पेजेस होते हैं आप लोगों के वो सारे के सारे HTML में बने होते हैं। HTML आपको सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर मुझे उसकी स्टाइलिंग करनी है, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो वहां पर हम CSS का यूज करते हैं, राइट। एक हमारे पास होता है XML, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, राइट। तो आपने आई थिंक HTML पढ़ रखा होगा, उसमें हम लोग खुद के बने हुए टैग्स होते हैं, लाइक B टैग फॉर बोल्ड हो गया, I फॉर इटैलिक हो गया, U फॉर अंडरलाइन हो गया, P फॉर पैराग्राफ हो गया, OL फॉर ऑर्डर लिस्ट हो गया, UL फॉर अनऑर्डर लिस्ट हो गया। सो हर एक चीज के टैग बने हुए हैं, ठीक है। वेराज अगर मैं XML की बात करूं तो यहाँ पर हम खुद से अपने टैग्स को क्रिएट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, XML। XML मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और आपका जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल लिखो कोई दिक्कत नहीं। वेराज जो आप लोगों की HTML लैंग्वेज है दिस इज केस सेंसिटिव। The web document is written in a special language, जिसको हम क्या बोलते हैं, HTML बोलते हैं। एंड इट टेल्स द ब्राउजर कि आपका डेटा कैसा है, किस तरीके का दिखेगा, क्या स्ट्रक्चर है, तो वो आपका कौन बताता है, HTML। नेक्स्ट मेरे पास आता है लास्ट है आई थिंक DHTML। DHTML मीन्स डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें क्या है कि डायनामिक HTML में DHTML आपके वो वेब कंटेंट है कि मैं जब भी अपना वेब पेज देख रही हूँ हर बार मुझे अलग आंसर मिले, ठीक है, अलग कंटेंट मिले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मैं वेदर फोरकास्ट देख रही हूँ या फिर जो आप लोगों के मैचेस होते हैं, IPL हो गया, नॉर्मल 50-50 क्रिकेट हो गया, टेस्ट मैच हो गया, लाइव स्कोर आता है, ठीक है। तो वहां पर आपको वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो वहां पर भी आप लोगों का DHTML यूज होगा, ठीक है। सो अगर आप कोई बैंक अकाउंट के लॉगिन करते हो, हर एक का जब भी आप लॉगिन करोगे अकाउंट में डिटेल्स डिफरेंट होंगी। सो जब भी मैं रिट्रीव कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ उसको, तो आपका क्या होगा, वेब कंटेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक बार वेब 2.0 देखते हैं सिलेबस में है या नहीं है, या ठीक है। वेब 2.0 आप लोगों का सिलेबस में नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आप लोगों के नेटवर्किंग के थे ये हम लोगों ने कवर अप कर दिए इस कंप्लीट वन शॉट में। आई थिंक आपको ये वन शॉट बहुत अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ माइंड में एकदम से फिट बैठ गया हो गया। बट स्टिल इफ हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, and if you like my video do press the like button and share your views in the comment section as well। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लस आप अपना कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हो, मैंने कम्युनिटी टैब में भी पूछा था कि नेक्स्ट वीडियोस आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। उनमें से किसी स्टूडेंट का ही कमेंट था कि मैम नेटवर्किंग पर अपडेटेड वीडियो बनाओ, बिकॉज कुछ टॉपिक्स इसमें डिलीट हुए थे। सो हियर इट इज, हमने नेटवर्किंग का वन शॉट एकदम से कंप्लीट कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।